अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर। धन्यवाद। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में आज हम लेसन 18 यानी 18 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत। लेसन का नाम है प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत, यानी नेचर ऑफ लाइट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल। इसके बारे में आज जो है आप पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। जो प्रकाश की प्रकृति आपका पहला टॉपिक रहेगा, जो इसको हेडिंग में हम डाले हैं, लेकिन यह हेडिंग आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। ये भी बता देते हैं कि यह हेडिंग आपके सिलेबस में नहीं दी गई है, फिर भी कुछ जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं, इसको नोट भी करिएगा। हेडिंग जो भी है हाइगेंस के सिद्धांत पर है, और यह इस सिद्धांत पर जो भी हेडिंग है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पर बार बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। लेकिन उसके पहले हम प्रकाश की प्रकृति के बारे में चलेंगे। नेचर ऑफ लाइट हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। हेडिंग पड़ गई होगी। तो देखिए, प्रकाश के गुण क्या है, चाहे प्रकाश की प्रकृति क्या है, बात एक ही है। अगर कहा जाए प्रकाश के गुणों की व्याख्या कीजिए, तो जो हम इसमें लिखवा रहे वही रहेगा टॉपिक, या कहेगा प्रकाश की प्रकृति के बारे में वर्णन करिए, तब भी टॉपिक वही रहेगा। तो इसको भी ध्यान देना है। यानी प्रकाश में क्या क्या घटनाएं होती हैं, या प्रकाश से संबंधित आपके आसपास कौन कौन सी घटना होती है, उस घटना का नाम क्या दिया जाता है, उसके बारे में इसमें पॉइंट वाइज पढ़ना रहेगा। तो पॉइंट वाइज जब पढ़ना रहेगा तो आप फर्स्ट पॉइंट डालिए। फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट नंबर में लिखिएगा। यह देखिए, हाई स्कूल में भी मिलता है और यहां भी हम कुछ जानकारी आपको दे दे रहे हैं। पहले नंबर पर देखिए, प्रकाश में परावर्तन होता है। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा, प्रकाश में परावर्तन होता है। आप थोड़ा रफ्तार से चलिए, चूंकि सिलेबस में है नहीं, जानकारी के लिए लिखवाया जा रहा है, तो जानकारी रखिएगा। प्रकाश में परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब है कि जैसे प्रकाश किसी तल से टकराएगा तो उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। जैसे आप किसी कमरे में अगर किसी दीवार पर गेंद मारते हैं, तो वह बताइए गेंद टकरा करके पुनः उसी कमरे में वापस लौट आती है। तो वही प्रकाश में भी होता है। तो वही घटना कहलाती क्या, परावर्तन कहलाती है। यह पहले भी बताया गया आप लोगों को। दूसरा नंबर लिखिएगा, प्रकाश में अपवर्तन होता है। दूसरा नंबर रहेगा, प्रकाश में अपवर्तन होता है। अपवर्तन का भी मतलब हम पिछले टॉपिक में आपको बता चुके हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यही घटना जो है अपवर्तन कहलाती है। तो बताइए, यह घटना तो प्रकाश से संबंधित है ना, इसलिए हमने दूसरा पॉइंट आपको लिखवाया, प्रकाश में क्या होता है, अपवर्तन होता है। तीसरा नंबर लिखिएगा, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। तीसरा पॉइंट रहेगा, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश में क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। इसके बारे में हम बताए थे कि वर्ण विक्षेपण का मतलब यही हुआ कि जब प्रकाश का या सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है, प्रिज्म भी दिखाए थे, यही प्रिज्म है। जब प्रकाश की कोई किरण या सूर्य के प्रकाश की कोई किरण इस प्रिज्म से होकर गुजरती है दूसरी तरफ, तो 7 कलर की पट्टियां पीछे दिखाई देती हैं। इसी घटना को कहते हैं क्या, वर्ण विक्षेपण। लेकिन यह वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा ही देखा जा सकता है, तो यही वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। तो बताइए, प्रकाश में ही वर्ण विक्षेपण हो रहा है ना, तो यह वर्ण विक्षेपण हो गया।
तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा नंबर लिखेगा, प्रकाश में विवर्तन होता है, विवर्तन होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है। विवर्तन का मतलब देखिएगा, विवर्तन तो आपको एक लेसन में आगे हमको पढ़ाना ही है, लेकिन तब तक के लिए समझ लीजिएगा कि प्रकाश अगर किसी बारीक सुराख से गुजरेगा या बारीक तीक्ष्ण रंध्र आप कह सकते हैं, यानी बहुत पतला रंध्र रहेगा, अगर उससे गुजरेगा तो प्रकाश तो सीधे जाएगा ही, लेकिन आंशिक रूप से किनारों पर भी क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। इसी घटना को कहते हैं क्या, विवर्तन। इसका विस्तार तो हम करेंगे, एक लेसन है, तो अभी सीमित तौर पर इसको समझिएगा आप लोग, विवर्तन का मतलब क्या हुआ, लेकिन प्रकाश में यह होता है। चलिए अगला नंबर डालिएगा, कौन सा नंबर रहेगा, 5वां लिखिएगा, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश में ध्रुवण का मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है तो चारों तरफ फैलता है, जैसे बल्ब से प्रकाश निकलता है चारों तरफ बिखरता है। अगर इस प्रकाश को एक लाइन में कह दीजिए या एक तल पर अगर आप रखकर देखना चाहते हैं तो ये कहलाती है घटना क्या, ध्रुवण कहलाती है। यानी जो प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है वह अध्रुवित प्रकाश होता है, लेकिन यही अध्रुवित प्रकाश हम बताएंगे आगे, इसका भी एक लेसन मिलेगा। यही अध्रुवित प्रकाश जब पोलराइड से होकर गुजरता है, पोलराइड से होकर गुजरता है तो वह ध्रुवित रूप में प्राप्त होता है, और जब उससे गुजरेगा ध्रुवित रूप में प्राप्त होगा तो इसी को कहते हैं क्या, ध्रुवण कहते हैं। इसका लेसन तो आगे पढ़ेंगे ही, तो जानते रहेगा प्रकाश में क्या होता है, ध्रुवण होता है। देखिए ध्रुवण क्यों करने की आवश्यकता हुई, क्योंकि प्रकाश जब चारों तरफ फैलता है तो चकाचौंध की स्थिति आती है, तो चकाचौंध से बचने के लिए पोलराइज करना जरूरी होता है। और वह पोलराइजेशन देखिए आपकी गाड़ियों के हेडलाइट पर भी किया जाता है ताकि आगे आने वाले को चकाचौंध ना मालूम हो, और या तो चश्मों में भी किया जाता है। चश्मा देखिए अगर पोलराइड से युक्त है तो चकाचौंध की स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाती है। तो यह एग्जाम्पल हमने दिया कि यह घटना आपको आगे पढ़ना है विस्तार से। आगे चलिए, कितना हुआ, 5 हो गया। 6वां लिखिएगा, प्रकाश पदार्थों से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। प्रकाश पदार्थों से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, उत्सर्जित करता है। आपको इसके बारे में भी बताएंगे, एक लेसन इसका भी मिलेगा, लेकिन समझ लीजिए अगर मान लीजिए यह 2 इलेक्ट्रोड है, यह माइनस है और यह क्या है, प्लस, जिसको आप इसको कैथोड कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, एनोड। जब कैथोड पर प्रकाश आकर पड़ेगा, इस तरह प्रकाश की किरण जो है कैथोड पर आकर पड़ती है इस तरह, तो यह क्या कहता है, यह कैथोड अपने में से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। इलेक्ट्रॉन देखिए इसी तरह उत्सर्जित होकर किधर जाने लगते हैं, एनोड की तरफ जो है, यह इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है, यह इलेक्ट्रॉन निकलकर इस सतह से एनोड की तरफ जाने लगते हैं, जिसकी वजह से यह परिपथ क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। बताइए बीच में जो खाली स्थान है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन बहने लगेगा लगातार, तो बताइए इलेक्ट्रॉन अगर बह रहा है तो इसका मतलब एक चालक तार की तरह काम कर रहा है। तो बताइए परिपथ कंप्लीट हो गया कि नहीं, परिपथ कंप्लीट हो जाएगा। इसी घटना को हम कहते हैं क्या, कि प्रकाश जब किसी तल पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन इससे क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह भी एक लेसन में आप पढ़ेंगे
अब जो भी लेसन आगे पढ़ाया जाएगा सब इन्हीं के बारे में पढ़ाया जाएगा। और इसका यूज क्या रहेगा? हमने कहा प्रकाशिक जो दरवाजे हैं वह इसी घटना पर आधारित रहेंगे, जो कि प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति की वजह से बंद और खुलते हैं, वह इसी घटना पर आधारित रहेंगे। तो बताएंगे हम लेसन में। फिर आगे चलिए, कितना हुआ बताइए? 6 हो गया। 7वां लिखिएगा, प्रकाश का व्यतिकरण होता है। प्रकाश का व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण होता है। यह भी एक लेसन है, व्यतिकरण, यह भी एक लेसन है। व्यतिकरण का मतलब हुआ कि जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरे या किसी अंधेरे भाग से गुजरे और कुछ भाग पर उसकी तीव्रता कम हो और कुछ भाग पर क्या हो? अधिक। यानी कहीं पर कम हो, कहीं पर अधिक हो, तो इसी घटना को कहते हैं क्या? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। लेकिन विस्तृत जानकारी के लिए आप संपर्क में रहिए अगले लेसन में, ठीक है ना? यह कहेंगे। अब यहां पर क्या लेसन तो पढ़ाने दिया जाएगा, प्रकाश के आप गुणे पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में जो भी 6-7 हमने बताया उसको ध्यान रखिएगा। और यह बिना सिलेबस के हमने बता दिया। जानकारी रखेंगे ना? जानकारी रखिएगा, क्योंकि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश के गुणों की व्याख्या कीजिए या प्रकाश के 2 गुण बताइए, तो हम तो बताइए आपको 5, 6 या 7 बता दिए। इतना ध्यान रखिएगा। अब समझ में आ गया सबको ना? अब देखिए आगे सिलेबस में क्या आता है। अब सिलेबस के अनुसार चला जाएगा, तरंग पढ़ा जाएगा। तरंग हेडिंग डालिएगा, देखिएगा सिलेबस में दिया है तरंग, वेव। तरंग क्या है? हेडिंग डाल लीजिएगा तरंग। बताइए तरंग क्या है? यानी हम बताए भी थे, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ। विक्षोभ का मतलब हलचल, कि आगे बढ़ने को क्या कहते हैं? तरंग। जैसे आप जल में कोई टुकड़ा, जब मिट्टी का टुकड़ा या ईंट का टुकड़ा फेंकते होंगे तो वहां पर विक्षोभ होता है जहां पर वह गिरता है, और वह विक्षोभ बताए तरंग के रूप में किनारे तक जाता है और चारों तरफ जाता है, और यही घटना कहलाती है क्या? तरंग कहलाती है। तो लिखिएगा, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ के, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने को किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने को तरंग कहते हैं। विक्षोभ के आगे बढ़ने को तरंग कहते हैं। जैसे जल में विक्षोभ होने पर उत्पन्न तरंगे, जल में विक्षोभ होने पर उत्पन्न तरंगे। यह तो हमने एक उदाहरण आपको दिया। आपको दूसरा उदाहरण भी जानकारी रखिएगा। एक उदाहरण हमने दे दिया है, बस उतना रहने दीजिए। रस्सी का अगर एक सिरा बांध कर दूसरे सिरे को आप इस तरह झटका दीजिएगा या विक्षोभ करिएगा इस तरह, तो बताइए तरंग के रूप में जो है वहां कीली तक जाएगा। ये अभी बताइए एक प्रकार की तरंग है। इसके अलावा हवा में उत्पन्न तरंगे हैं, जो हम लोग ध्वनि कर रहे हैं या आवाज कर रहे हैं, यह आपके कानों तक जो है तरंग के रूप में जा रही है। और इसमें क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। आप टॉपिक पर आइए। जब कोई भी विक्षोभ होता है उत्पन्न, तो वहां के कण जो है कंपित होते हैं, वहां के कण कंपित होते हैं, यानी कंपन करने लगते हैं इस तरह, और यह कंपन आगे तक जाता है, और जो आगे कंपन जाता है वह कहते हैं तरंग जा रही है।
कहते हैं क्या, तरंग यह जा रही है। इसमें जो तरंग चल रही है, जा रही है, और जो कंपन उसके कण कर रहे हैं, उनके कंपन का दो तरीका है। अगर तरंग मान लीजिए इधर जा रही है, किधर जा रही है, इस तरह जा रही है, तरंग के जाने की दिशा यह है, ये तरंग के जाने की दिशा हम लिख दे रहे हैं, जाने की दिशा है, यानी तरंग बाएं से दाहिने जा रही है मान लीजिए, और कण जो है इसके लंबवत अगर कंपन करते हैं, लंबवत का मतलब देखिए इस तरह कंपन कर रहे हैं, अगर यह लंबवत कंपन करेंगे तो यह तरंग कौन सी तरंग कहलाएगी, अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगी। यह तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगी, जिसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और अगर तरंग के चलने की दिशा इस तरह है, तरंग के चलने की दिशा है, और जो माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं उनकी दिशा, माध्यम के कणों के कंपन की दिशा इसके समांतर है, इस तरह कंपन कर रहे हैं, यानी इस तरह कंपन करते हुए जा रहे हैं, तो यह कहलाएगी क्या बताइए, अनुदैर्ध्य तरंग, यानी प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स बोलते हैं। यानी यह कौन सी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, और यह क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो आप लिखिएगा भी कि तरंगे दो प्रकार की होती हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, तरंगे दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। पहला नंबर अनुप्रस्थ तरंगे, हेडिंग डालिएगा, कुछ जानकारी हम दे रहे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे, इसमें थोड़ा 2-3 लाइन लिखिएगा, फिगर बनेगा। अनुप्रस्थ तरंगे हो गया, लिखिएगा, इसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। हो चुका, यह फिगर बना लीजिएगा, ये पहला फिगर बनाइएगा, अनुप्रस्थ का है, और यहां लिख दीजिएगा तरंग के जाने की दिशा। अब दूसरा नंबर, रुकिएगा, इसका एग्जाम्पल भी दे दिया जाए, फिगर बन गया ना, इसका एग्जाम्पल भी दीजिएगा। अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल क्या क्या बनेगा बताइए। पानी की या जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, लिखिए एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल में लिखिएगा, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, हो गया। रस्सी में उत्पन्न तरंगे आदि लिख दीजिए। हो गया। इसमें थोड़ा सा और खासियत लिख दीजिएगा, स्टार लगाइएगा सब लोग, स्टार लगाइए। इसमें खासियत क्या है, हम बताए थे कि जब अनुप्रस्थ तरंगे चलती हैं तो उसका स्वरूप देखा जाए तो इस तरह होता है, ग्राफ या स्वरूप का लीजिए इस तरह होता है, क्यों, और यह भाग क्या बनता है, श्रृंग, क्या बनता है, श्रृंग बनता है, और यह भाग क्या बनता है, गर्त बनता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। यानी आप कह सकते हैं
कि जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वह श्रृंग और गर्त बनाते हुए, बताइए कि नहीं, श्रृंग गर्त इस तरह बनाते हुए आगे बढ़ती हैं। तो यही लिखना रहेगा। तो लिखिएगा अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग और गर्त बनाते हुए आगे बढ़ती हैं। श्रृंग और गर्त बनाते हुए आगे बढ़ती हैं। और छोटा सा फिगर कहीं बना दीजिएगा दाएं बाएं साइड में, क्योंकि बाद में समझ में हो सकता ना आ पाए कि श्रृंग और गर्त का मतलब क्या है। ऊपर वाला भाग जो सबसे उच्चिष्ट भाग है, समझिए सबसे ऊंचे पर है, वह श्रृंग है और सबसे नीचे वाला भाग गर्त है। आप देखिए पानी में जब उत्पन्न होती है तो नीचे एक बार दबता फिर ऊपर जाता, वही है श्रृंग गर्त। तो फिगर बन गया होगा। थोड़ा स्पीड में चलिए। सब जानकारी तो पहले से होना चाहिए, लेकिन नई जानकारी है तो जानकारी लेते चलिए। यह हो गया। इसमें हमने सब चीज बता दिया। आवश्यकता पड़ेगी इसलिए बताया जा रहा है, ये भी बता दे रहे हैं। दूसरा नंबर क्या आएगा? अनुदैर्घ्य तरंगे। हेडिंग डालिएगा अनुदैर्घ्य तरंगे। यानी प्रोग्रेसिव वेव है इसका नाम। लिखिएगा अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या रहेगा? इसमें माध्यम के कण, नोट करिए, इसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के, इसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर, तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। समांतर कंपन करते हैं। फिगर बनेगा, आपको यह फिगर बनाएगा। हो चुका। अब ध्यान दीजिएगा, यह फिगर बन गया होगा। इसका एग्जाम्पल दिया जाए। लिखिए एग्जाम्पल में, हवा में उत्पन्न तरंगे, हवा में उत्पन्न तरंगे, यानी जैसे हम ध्वनि कर रहे हैं तो यह तरंग हवा में जा रही है। तो यह आपकी कौन सी है? अनुदैर्घ्य है। याद रखेंगे सब लोग ना। पानी के अंदर या जल के अंदर उत्पन्न तरंगे लिखिए, कामा लगाकर लिखिएगा। जल के अंदर उत्पन्न तरंगे आदि लिख दीजिए। हो गया। और यह देखिए, इसमें तो हम बता दिए, स्टार इसमें भी लगाएगा आप लोग। जैसे इसमें स्टार लगाकर आप नोट किए होंगे या फिगर बनाए होंगे, इसमें भी स्टार लगेगा। आपको बताया गया होगा कि इसमें जैसे मान लीजिए हवा में उत्पन्न तरंगे जो हैं वह कैसे आगे बढ़ती हैं, तो उसमें क्या होता है? संपीड़न और विरलन। तो आप स्टार लगाएगा, लिखिएगा ये तरंगे, यानी कौन? अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं। संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं। संपीड़न विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं। यह देखिए भाग आपका संपीड़न है। संपीड़न का मतलब जहां पर परतें या हवा की परतें पास पास रहेंगी। और यह क्या है? विरलन है। विरलन है संपीड़न, और यह भाग आपका विरलन है जहां पर माध्यम के कण दूर दूर हैं। यह फिगर बना लीजिएगा सब लोग। संपीड़न विरलन बारी बारी से है। जैसे इसमें श्रृंग और गर्त बारी बारी से है, उसी तरह इसमें संपीड़न और विरलन बारी बारी से है। तो बताइए, समझ में आ गया ना?
अब एक बात और ध्यान रखना है, फिगर तो बन गया होगा सबका। यह देखिए अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगों के बारे में ध्यान रखिएगा, चूंकि प्रकाश को अभी देखिएगा जब हाइगन्स प्रिंसिपल लगाया जाएगा तो उसमें प्रकाश को जो है तरंग के रूप में माना गया है। और तरंग की एक खासियत रहेगी कि तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के तरंग आगे नहीं बढ़ पाती है। बताइए यहाँ पर माध्यम के कण न कंपर कर रहे हैं, अगर बताइए माध्यम नहीं रहेगा तो कण कहाँ मिलेंगे कंपर करने वाले, तब तरंग आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो एक लाइन और भी नोट कर लीजिएगा नीचे स्टार लगाकर, तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। यह देखिए टॉपिक आप अगर तैयार किए रहेंगे तो जो जीके टाइप में क्वेश्चन बनता है, चाहे वह किसी स्तर का एग्जाम रहेगा, तो आपको देखेगा इसमें कई क्वेश्चन बन जाएगा, 4-5 क्वेश्चन बनकर निकल सकता है। और सबको आना जरूरी है, नहीं कि आप 12 में पढ़ रहे हैं आप ही के लिए नहीं, जो हाई स्कूल पास किए हैं अगर वह है कोई एग्जाम उससे संबंधित तो यह आने की संभावना रहती है। क्योंकि हमने बता दिया 9th में भी मिलता है, छोटे क्लासों में भी इसकी चर्चा होती है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। और यहाँ ध्यान अगर नहीं देंगे तो फिर आगे दिक्कत ही दिक्कत आएगी। अब ध्यान दीजिए सब लोग कि जो तरंग हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या होता है। तरंग जो आगे बढ़ रही है इसका मतलब है कि तरंग का वेग होता होगा। क्या होता है? तरंग का वेग भी होता होगा। और तरंग की आवृत्ति भी होती है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति भी होती है। लेकिन प्रकाश के किसी एक रंग के लिए जो तरंग की आवृत्ति है वह निश्चित होती है, चाहे वह किसी माध्यम में जाए। अगर हम कहें कि प्रकाश का एक रंग या कोई एक प्रकाश गुजर रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो उस प्रकाश की जो आवृत्ति होगी वह चेंज नहीं होगी, बदलेगी नहीं। और आवृत्ति क्यों, किससे दिखाते हैं? हमने कहा तरंग का वेग रहेगा, तरंग का वेग, तरंग का वेग v रहेगा। तरंग की आवृत्ति रहेगी, तरंग की आवृत्ति को देखिएगा न्यू से दिखाते हैं या यन से भी दिखा सकते हैं, स्मॉल यन से भी दिखाते हैं, जानते रहिएगा। लेकिन यहां पर यन हम नहीं दिखाएंगे। वजह क्या है? यन जो है अपवर्तनांक मिल चुका है। क्यों? यन एक अपवर्तनांक समझ चुके हैं, इसलिए इसको हम कैंसिल करते हैं, न्यू हम दिखाएंगे, इसको न्यू पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां हम लिख दे भी देते हैं न्यू, इसको पढ़ा जाएगा। हाँ नया है भी तो न्यू लिखा गया, ठीक है। बोलिए और क्या होती है? तरंग की तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, जिसको हम लैम्डा से दिखाएंगे। इसका नाम लैम्डा है, लैम्डा नाम है। यानी तरंग का वेग होता है, तरंग की आवृत्ति भी होती है। आवृत्ति का मतलब हुआ कि प्रति सेकंड किए गए कंपनों या दोलनों की संख्या। बताइए कण कंपन करेगा ना, तो 1 सेकंड में कितना कंपन करेगा वही उसकी क्या होगी? आवृत्ति। ध्यान दीजिएगा। और एक तरंग दैर्घ्य होती है, फिगर देखिए बना हुआ। तरंग दैर्घ्य का मतलब हुआ 2 श्रृंगों अथवा 2 गर्तों, या इसमें 2 संपीड़नों अथवा 2 विरलनों के बीच की दूरी को कहते हैं क्या? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। 2 श्रृंगों अथवा 2 गर्तों, अगर इसके हिसाब से बताना है तो 2 संपीड़नों अथवा 2 विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देखिए अगर इसमें हमको तरंग दैर्घ्य दिखाना है तो यहां से यहां तक की दूरी जो है तरंग दैर्घ्य लैम्डा रहेगी।
इसमें हमको दिखाना है तो हमने बताया था दो संपीड़नों के बीच की दूरी कहिए चाहे दो विदलनों के बीच की दूरी कहिए, यह दोनों देखिए, यह लैम्डा रहेगा यह भी लैम्डा रहेगा, ऐसा नहीं कोई कम ज्यादा रहेगा। ये भी बता दे रहे हमारे फिगर में हो सकता है कम ज्यादा दिखाई देता हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कम ज्यादा नहीं है, वह दूरी बराबर। समझ गए? बेग तो आप समझ ही रहे, आगे बढ़ेगा तो बिना बेग के तो आगे बढ़ेगा नहीं कोई। इस पर आधारित आपको फार्मूले मिलेंगे, इसलिए हमने परिचित कराया कि इस पर आधारित आपको फार्मूले आ जाए। तरंग में क्या क्या होता है? तरंग का वेग होता है, तरंग की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब प्रति सेकंड किए गए कंपनों या दोलनों, यहां कंपन बताएंगे, प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए यह कण 1 सेकंड में 10 कंपन करेगा तो आवृत्ति कितनी होगी? 10, और इसका मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज। क्या? हर्ट्ज। अब बहुत लिखवाइए मत, इतना समझ लीजिए। तरंग का वेग किसे कहते हैं? तो वही लिखेंगे, तरंग द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी, एक तरीके से तरंग चाल या तरंग वेग कहलाएगी। और यहां पर लैम्डा क्या है? परिभाषा देखिए हमने बता दिया, दो श्रृंगों अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी, और इसके हिसाब से बताएंगे तो बस यही है, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। हर एक के बारे में हम कहीं भी वी मिलेगा, न्यू मिलेगा, लैम्डा मिलेगा तो उसका मतलब समझिएगा। कन्फर्म हो गए? चला जागे। तो तरंग में यह सब होती है, और यह ध्यान रखिए कि अगर एक प्रकाश की तरंग है या एक प्रकाश है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। ये नहीं कि माध्यम बदल गया तो आवृत्ति बदल जाएगी, नहीं, आवृत्ति समान रहेगी, हां चाल बदल जाएगी। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होगी? अलग अलग होगी। यहां पर तरंग चूंकि प्रकाश के रूप में माना जाएगा, आगे प्रकाश को एक तरंग के रूप में माना जाएगा हाइगन्स के अनुसार, और जब मानेंगे तो उसमें भी बताइए प्रकाश जब तरंग के रूप में आ जाएगा तो वेग भी होगा, आवृत्ति होगी और लैम्डा भी होगा। लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदलेगी। यह बदल जाएगा, यह बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। ये ध्यान रखिएगा, यह नियत मान होता है। तो समझ में आ गया ना? हाइगन्स का सिद्धांत हेडिंग डालेगा। हाइगन्स का सिद्धांत। यानी हाइगन्स प्रिंसिपल लिख दीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। हाइगन्स का सिद्धांत। हो गया? हेडिंग पड़ गई ना? अब एक बात और परिचित हो लीजिए। देखिए, हाइगन्स का सिद्धांत आएगा तो अलग टॉपिक है, एक आता है हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, पूछा जाता है अभी, वो अलग टॉपिक रहेगा, उसको हम अलग लिखवाएंगे। लेकिन अभी हम बता रहे हैं हाइगन्स का सिद्धांत। तो देखिए, हाइगन्स साइंटिस्ट का नाम है, ये हालैंड के हैं। हालैंड के हाइगन्स ने 1678 ईस्वी में यह बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के रूप में संचरित होता है। अब तक तो हम लोग पढ़े कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लेकिन अब इन्होंने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं बल्कि तरंग के रूप में आगे बढ़ता है, और यह तरंगें दोनों प्रकार की हो सकती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। यहां देखिएगा, जब आगे पढ़िएगा तो कुछ इसको जो है अनुप्रस्थ तरंग को प्रमाणित करेंगे, और कुछ तर्क ऐसे हैं जो है अनुदैर्घ्य को प्रमाणित करेंगे।
लेकिन कन्फर्म दोनों में से कोई एक हो नहीं पाया। बस उसके आधार पर हम लोग कह लेते हैं। बात यह आई, वैज्ञानिकों ने कहा कि जब प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता है तो एक शर्त होती है, तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। तो माध्यम तो कुछ ऊंचाई तक केवल माध्यम है हवा, उसके ऊंचाई पर सूर्य है और बीच में एकदम खाली स्थान है, फिर भी प्रकाश चला रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए एक सार्वभौमिक माध्यम ईथर की कल्पना किया। उन्होंने कहा कि वहां पर हवा नहीं है, ठीक है, लेकिन ईथर माध्यम है। क्या है? कौन सा माध्यम है? ईथर माध्यम की उन्होंने कल्पना की और कहा जब ईथर माध्यम, जहां पे माध्यम आपको दिखाई नहीं दे रहा वहां पर ईथर माध्यम है, तो ईथर देखिए वाष्पशील होता है, ज्यादा वाष्पित हुई होता है और यह हल्का भी होता है, यानी एक तरीके से विरल के रूप में यह माध्यम आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा सब लोग। तो चलिए लिखिएगा, कुछ लिखते हुए चलिए। हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में प्रकाश को तरंग के रूप में माना है। प्रकाश को तरंग के रूप में माना है। हो गया? इसके लिए उन्होंने ईथर माध्यम की कल्पना की है। इसके लिए उन्होंने ईथर माध्यम की कल्पना की है। ईथर एक सर्वव्यापी माध्यम है। ईथर एक सर्वव्यापी यानी सब जगह व्याप्त, जहां पर कोई नहीं है या कोई माध्यम नहीं है वहां ईथर है। समझिए, ईथर क्या है? एक सर्वव्यापी माध्यम है जिसका घनत्व बहुत कम तथा प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। जिसका घनत्व बहुत कम तथा प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। इसको अंडरलाइन करिएगा। घनत्व बहुत कम और क्या? प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। प्रत्यास्थता का मतलब समझ रहे होंगे, इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं। जैसे रबड़ में प्रत्यास्थता का गुण होता है, खींचने पर जो है फैलता है। तो कहने का मतलब है कि ईथर भी फैलाव ज्यादा होता है। अगर आप चाहेंगे तो यह इकट्ठा भी हो सकता है। और इसका घनत्व कम होने का मतलब है कि क्या है? इसका भार क्या रहेगा? कम रहेगा, हल्का होता है, वाष्पशील। हमने बताया ईथर, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ईथर जो है वाष्पशील है। तो बताइए हल्का तो रहेगा ही, वाष्पशील जब है तो हल्का रहेगा ही। अरे जल से ज्यादा वाष्पशील है, बिना गर्म किए यह वाष्पित होता है। जल को आप गर्म करते होंगे तब वाष्पित होता है। तो यह जो है उसकी खासियत रहेगी। अगर कहा जाए ईथर माध्यम की क्या खासियत है, तो खासियत अंडरलाइन कर लिए हैं आप लोग। घनत्व बहुत कम और प्रत्यास्थता बहुत अधिक। तो बताइए पूरा तर्क सबका अब जो है सभी तर्कों पर यह जो है अगर देखा जाए तो तरंग सिद्धांत उनका लागू हो जाएगा। सर्वव्यापी माध्यम क्या है? ईथर की कल्पना उन्होंने किया है। तो इतना ही आप लोग लिखना है। क्या अगर आ गया
हाइगेंस का सिद्धांत बताइए, तो आप इतना लिखिएगा। कोई दिक्कत किसी को है? अब प्रकाश को तरंग के रूप में माना है उन्होंने। अब तरंग में क्या क्या होती है? आवृत्ति होती है, और क्या? वेग होता है, और तरंग है। अगर कहा जाए इन तीनों में क्या संबंध है, तो यह संबंध रहेगा v बराबर न्यू लैम्डा। यह संबंध है, यह पिछले क्लासों में ही प्रूफ किया जाता है, v बराबर न्यू लैम्डा या n लैम्डा, लेकिन हमने कहा यहां पर हम न्यू लेंगे क्योंकि n हमको अपवर्तनांक से संबंधित लेना है। अब बताइए, प्रकाश जब तरंग के रूप में चलेगा तो प्रकाश में भी वेग होगा, प्रकाश की भी आवृत्ति होगी, और प्रकाश की भी क्या होगी? तरंगदैर्घ्य। अब आप समझिए, अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, चलिए प्रकाश देखिएगा, यहां पर एक माध्यम यह मान ले रहे हैं जल है, क्या मान ले? जल माध्यम मान ले, और यहां पर जल नहीं बल्कि यहां पर हवा मान लीजिए, और यहां पर क्या है? जल है। अब प्रकाश यहां से एक माध्यम से बताए दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा कि नहीं? बताइए, या मुड़ जाएगा ना? अपवर्तन होगा ना? मुड़ेगा। या देखिए, अगर मान लीजिए इस माध्यम में, हवा माध्यम में प्रकाश की चाल c माना जाता है, क्यों? निर्वात में प्रकाश की चाल c, और इस माध्यम में जो है जल में इसकी प्रकाश की चाल क्या मान लीजिए? v, या VW मान लीजिएगा। क्या करना? क्या मान ले? VW मान ले। और इसमें तरंग दैर्घ्य जो है लैम्डा मान लीजिए, और इसमें तरंग दैर्घ्य क्या मानिए? लैम्डा W। हमने बताया है कि जब प्रकाश तरंग के रूप में आएगा तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो चाल बदल जाएगी। चाल क्या हो जाएगी? यहां देखिए प्रकाश की चाल c है निर्वात में या हवा में, और यहां पर क्या रहेगी? VW। तरंग दैर्घ्य बदलेगी, इसकी लैम्डा है और इसकी क्या है? लैम्डा। क्या नहीं बदलेगी? आवृत्ति। हम बताए थे कि नहीं? आवृत्ति नहीं बदलेगी। अगर इसकी आवृत्ति क्या है? न्यू है, तो इसकी आवृत्ति भी क्या रहेगी? न्यू। अब बताइए, इस फार्मूले से आप देखिए ऊपर क्या आएगा? c बराबर, बोलिए, न्यू लैम्डा। सही है कि नहीं? इसमें क्या आएगा? ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसमें क्या आएगा? VW बराबर क्या? न्यू लैम्डा W। सही है। अगर हम डिवाइड कर दे तो C अपान VW बराबर, बताइए क्या कटेगा? लैम्डा अपान लैम्डा W और मिलेगा। क्या कर रहे हैं? सही है ना? C अपान VW क्या है? बोलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। यह क्या आता है? NW आता है कि नहीं? भूल गए? याद है ना? NW बराबर क्या आ जाएगा? लैम्डा अपान लैम्डा W। इन पर न्यूमेरिकल देखिए आप, चाल से या वेग से आप जो है NW क्या, N क्या है? अपवर्तनांक तक पहुंचे हैं। भूल गए कि नहीं? अपवर्तनांक का फार्मूला आ गया। अब इसके हिसाब से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे तो इसको भी लिखवा दिया जाए। इसी समय स्टार लगाइए, सब लोग स्टार लगा कर नोट करिए। लेकिन यह आपके सिलेबस में बता दे रहे हैं, ये आपके बुक से ही हमने बताया है, कोई अलग से नहीं बताया है, और यह सिलेबस में है। और इसी पर देखिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगना है। अगर न समझ में आए तो बताइए, पूरा विस्तार करें। चलिएगा, स्टार लगाए सब लोग। स्टार में हेडिंग ही पड़ेगी, स्टार में हेडिंग ही ब्लैक पेन से लिखिए। लिखिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम बीच में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा हवा। एक माध्यम यानी पहला माध्यम हवा लिया है ना, से दूसरे माध्यम ब्रैकेट में जल, दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति न्यू समान होती है, तो आवृत्ति न्यू समान होती है। आवृत्ति न्यू क्या होती है? समान होती है। इसके बाद हेडिंग समाप्त है। इसके बाद लिखिएगा आता है। इसके बाद यह फिगर बना लेंगे ना, फिगर में सब दिखा दिए हैं।
सी क्या है समझ आएंगे सब लोग। अब फिगर से ही आप इसी तरह लिखिए जैसे हम लिखे हैं, बस जैसे हम लिखे उसी तरह लिख डालेगा और यहां तक फार्मूला पहुंच जाएगा। फिगर बना लीजिएगा या, और इसके बाद आप जान ही रहे लेमडा क्या है, बोलिए लेमडा क्या है। हाँ, निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, सही है ना। लेमडा डब्ल्यू क्या है, जल में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। पूरी बात बोलिएगा तो लिख लीजिएगा अगर लिखना होगा तो। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और वी डब्ल्यू क्या है, जल में प्रकाश की चाल। लेमडा डब्ल्यू, लेमडा क्या है उसको भी नोट करिएगा। ये सब नोट करते हुए या फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आज इतना ही रहेगा, फिर हम तरंगाग्र वगैरह के बारे में भी बताएंगे और द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी बताएंगे इसमें। अब इस कुछ समय इस पर दीजिए, छोटा तो लेसन है ही, लेकिन यह सब जानकारी जब हो जाएगी तो फिर आगे के लेसन में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और इसको रिवाइज करते रहेगा सब लोग।